उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा. एंड यू वर लिसनिंग टू दिस वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम जुनून मुक गए ने. एंड या वेरी नाइस सॉन्ग टू स्टार्ट द शो विद. चैलेंज ग्रेट. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और आप लोग के ट्वीट्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मैं इश्तिहारों का मैग्नीट्यूड देख रहा था. तो चलें जी, गुजारे लाइक है, गुजारे लाइक. ओके चलें जी, जल्दी से लेट अस चेक आउट द हैशटैग. नजर नहीं आ रहा हैशटैग, क्या बात है भाई. अरे कमाल हो गया यार, आज तो लगता है किसी ने हैशटैग यूज ही नहीं किया हुआ. या मैं अब ट्विटर सर्च पे जाना पड़ेगा. एक बार खोल लेते हैं थोड़ा सा. जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स यार. क्या हो गया, मैं सनराइज लिखता हूँ तो इसमें ना यार सनी देओल लिखा आ जाता है, सनी लियोनी लिखा आ जाता है ट्विटर पे. बट बहरहाल चलें जी. ओके, और क्या सीन है. या चलें जी, खुल गया भाई, खुल गया. जबरदस्त, क्या बात है. और जी तो अभी हम मैसेजेस देखते हैं. आपके 7:24 अब होने को आ रहे हैं और हसनैन का ट्वीट मुझे नजर आ रहा है. जबरदस्त. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं सुपर कूल इन्वेंशन, वाटर लाइट, अ लाइट दैट कैन बी चार्ज विद सी वाटर और इवन द यूरिन. ओके, और मुबश्शिर नसीर कहते हैं वी आर इम्पोर्टिंग फ्यूल एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. यार असल में पता है ये जो इस तरह के ये जो तरीके होते हैं ना, आपको पता है मुबश्शिर साहब, इससे जरा बहुत छोटे लेवल पे काम जो है वो हो सकता है. बट यस, होना चाहिए मेरे ख्याल से. इसमें जो है ना वो कोई हर्ज नहीं है. इन चीजों को ट्राई जरूर करना चाहिए. ठीक है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अदील, डू यू थिंक अर्जेंटीना कैन विन द वर्ल्ड कप? Argentina have not lost a football match since 2019. They are currently on a 35 match unbeaten streak. They have won 27, drawn 9 games in this period. बिल्कुल देखिए, अर्जेंटीना इफ इट इज ऑन एन अनबीटन स्ट्रीक तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगेंस्ट व्हाट टीम उन्होंने जो है ये कामयाबियां हासिल की हैं, जाहिर है. और अर्जेंटीना जब भी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो अर्जेंटीना ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द फेवरेट टीम्स ऑफ कोर्स टू विन द फीफा वर्ल्ड कप. और इस बार अर्जेंटीना जो है वो ऑफ कोर्स बाय द वे आज अर्जेंटीना की टीम जो है वो एक्शन में होने वाली है. उनका मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो है वो मुकाबला होने वाला है. और आप ये भी जानते हैं कि इनको ग्रुप सी में जो है वो प्लेस किया गया है अर्जेंटीना की टीम को. और अर्जेंटीना की टीम जो है वो ग्रुप में सऊदी अरेबिया, अरे वाह जबरदस्त, इनके ग्रुप में जो है वो मुमलिकतुल अरेबियत सऊदी है और मेक्सिको है और पोलैंड है. अच्छा, वैसे थोड़ा सा ट्रिकी ग्रुप है लेकिन अर्जेंटीना दे कैन विन. देखें यार, हर ग्रुप की एक फेवरेट टीम होती है और ग्रुप सी में इस वक्त जो ज़ाहिर सबसे फेवरेट टीम है दैट इज अर्जेंटीना. एंड लियोनेल मेसी ऑफ कोर्स, लाइक जैसे हम कल रोनाल्डो की बात कर रहे थे, ही विल बी प्लेइंग इन हिज लास्ट फीफा वर्ल्ड कप, सो ही कैन मेक इट वेरी 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 मेमोरेबल, नो डाउट अबाउट दैट. ओके जी, देन वी हैव गॉट रज़ाक साहब कहते हैं वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपोर्टेबल फुटबॉल स्टेडियम 974 न्यूली बिल्ट इन कतर बेस्ड ऑन शिपिंग कंटेनर्स. क्या बात है यार. फीफा वर्ल्ड कप खत्म होगा और आपको पता है कि इनके कुछ स्टेडियम्स जो है ना उनको ये डिसमेंटल कर देंगे और डिसमेंटल करके जो है वो इधर उधर भेज देंगे. ठीक हो गया जी, ये भी कोई बुराई नहीं हो सकता है यार. कोई एक स्टेडियम में से बात करें, कतरियों से वैसे ही हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम कतरियों को बोलें कि यार खतों के अलावा जरा कुछ स्टेडियम भी यहाँ पे अगर पार्सल कर दो. मेरे ख्याल से अब तक डिसाइड भी हो चुका होगा कि इनको क्या करना है इसके हवाले से. लेकिन यार जो भी है, आपको पता है कि इस वक्त कतर के खिलाफ जो है ना वो एक बड़ी जबरदस्त मुनज़्ज़म तहरीक चल रही है. और कतर के जो देखिए, एक तो कतर को आपको ये बात भी पता है कि इनको जो फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड हुआ था ये बहुत कंट्रोवर्शियल अवार्डिंग थी. इनफैक्ट दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ मिस्टर सेप ब्लैटर. मिस्टर सेप ब्लैटर जो हैं ये काफी तवील अरसे तक स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत, काफी तवील अरसे तक फीफा के सदर रहे थे. लेकिन कतर को जो फीफा वर्ल्ड कप अनाउंस किया गया, बिकॉज बहुत से लिहाज से ये एक बहुत अननेचुरल किस्म की चॉइस थी. एक तो ये कतर बहुत छोटा सा मुल्क है, पॉपुलेशन उसकी बहुत कम है, खुद उनकी अपनी फुटबॉल टीम भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी उसकी इतनी खास नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कतर में जिस टाइम पे जनरली फीफा वर्ल्ड कप हो रहा होता है उस वक्त शदीद गर्मी होती है. उसके लिए आपको पता है विंटर में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर की जो फुटबॉल टीमें हैं उनको, बल्कि काफी सारे मुल्कों की फुटबॉल टीमें जो है उनको अपनी लीग्स बीच में रोक के, इसका मैं बार बार जिक्र किया जा रहा हूँ, तो वो करवाना पड़ रहा है वहां पे. सो
इस पे अभी सेप ब्लैटर का मैं इंटरव्यू 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था और वो यही था कि फीफा को, सॉरी कतर को जो है वो ये जो फीफा वर्ल्ड कप नहीं देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि जी इन हाइंडसाइट, बादियु नजर में जो है ये मुझे लगता है कि ये गलती हो गई और फीफा को ये नहीं देना चाहिए था. आपको पता है कि होमोसेक्सुअलिटी के हवाले से अभी हाल ही में कुछ कमेंट्स वगैरह आए हैं. कतर ने जो है बड़ा क्लियरली ये बात बोला है कि भाई उनकी सोसाइटी में ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल फुटबॉल में मगरबी ममालिक खास तौर से, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त देखिए कोलोनियलिज्म तो खत्म हो चुका है लेकिन हम न्यू कोलोनियलिज्म के दौर में रह रहे हैं और इन्हीं के इदारे हैं, इन्हीं की सोच है, इन्हीं की जो बातें हैं वो इस वक्त ज़ाहिर पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं. सो ये अपनी सोच को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और अगर कोई इसके रास्ते में आएगा तो फिर उसको पराया स्टेट बना देंगे या ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे. तो कतर के लिए भी इस वक्त यही किया जा रहा है. लेकिन मेरा ये ख्याल है दैट द मोमेंट दिस फीफा वर्ल्ड कप विल किक ऑफ, ये सारे के सारे कंट्रोवर्सी, सारी ये बातें साइड पे हो जाएंगी एंड पीपल विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द वर्ल्ड कप इटसेल्फ. सिर्फ 4 दिन अब रह गए हैं फ्रॉम द किक ऑफ. टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं. फ्रेंडलीज एज आई टोल्ड यू उनका भी आगाज होने वाला है आज. एज आई सेड अर्जेंटीना की टीम जो है वो भी एक्शन में नजर आनी. मैं बार बार इसको अर्जेंटीना क्यों कहा जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसी शो मार रहा हूँ बिकॉज अपनी जबान में जो है ये जीज प्रोनाउंस नहीं करते. जो स्पेनिश होते हैं उसको वो खा की तरह प्रोनाउंस करते हैं, अर्जेंटीना. ऑलराइट, जे जो होता है उसको वो खा कहते हैं ना, ख्वान कार्लोस. सो इस तरह ये चीजें होती हैं. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग तहसीन, कैसा है मौसम भाई तुम्हारे गांव में? और इसके अलावा बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम, जब शाहीन ने सॉल्ट को फुल टॉस पे बीट किया और वो डायरेक्ट उसके पांव पे लगा, अंपायर ने आउट नहीं दिया. पाकिस्तान ने रिव्यू लिया, वो बॉल विकेट को हिट कर रहा था लेकिन अंपायर कॉल की वजह से नॉट आउट था. ये फैसला थर्ड अंपायर का ठीक था. हाँ बिल्कुल ठीक फैसला था, बिल्कुल. अंपायर्स कॉल जाहिर है एक इशू तो है लेकिन अब है तो फिर अब है, अब सही था, उसमें कोई ऐसी गलती नहीं थी मेरे ख्याल से. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है? उम्मे ऐमन सलाम कहती हैं. इसके अलावा फरहान रजा साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं. फहीम अली खान कहते हैं नॉर्मन विंसेंट पील was an American motivational speaker who presented the concept of positive thinking in 1952. He wrote many books. His books, The Amazing Result of Positive Thinking, is a masterpiece. नहीं तो आपने पढ़ी है फहीम? अगर आपने पढ़ी है तो फिर जबरदस्त यार. हमारी जो अब मीटअप होगा उसमें आपसे हम कहेंगे कि आप इस किताब का सिनॉप्सिस हमें प्रेजेंट करें. पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है. FBR सस्पेंड्स POS इनवॉइसिंग प्राइस स्कीम. जावेद साहब कहते हैं जी इनवॉइसिंग प्राइस स्कीम एक इन्होंने शुरू की थी जो बाज लोगों में बड़ी मकबूल हुई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उन्होंने जो है वो उसको खत्म कर दिया है. ठीक हो गया जी. इसके अलावा मुनी मकबूल साहब कहते हैं Movember, the month formerly known as November, is when brave and selfless men around the world grow a mustache to raise awareness and funds for men's health, specifically mental health and suicide prevention. I'm also participating in the following event. That is very nice यार. Movember, यानी you have got to move in the month of November. मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ that अगर आप लोगों को अपनी फिटनेस का और भागने दौड़ने का या वॉक करने का शौक है then this is the best month to start November because मौसम तब्दील होना शुरू हो जाता है. बल्कि अब तो हम ये कह सकते हैं कि कराची में भी यार, कराची में कल बड़ी ठंडी हवाएं, जो अभी तो सुबह बिल्कुल हवा बिल्कुल खलास, बिल्कुल एकदम रुक गई. जला किसी ने पंखा बंद कर दिया है कराची का, इतना लेकिन थोड़ी सी खुनकी थी, जाहिर है वो खुनकी थी अपनी जगह. और जो दूसरी चीज थी ह्यूमिडिटी भी रिलेटिवली लेस थी और कल पूरे दिन जो है वो लैंड ब्रीज ब्लो कर रही थी और ठंडी हवा थी. रात में तो वो मेरे ख्याल से कल सीजन का पहला दिन आ गया कि जिसमें नॉट वाइल यू वर स्लीपिंग बट वाइल यू वर इन द टीवी लाउंज एंड ऑल हैविंग डिनर, तो पंखे जो है ना वो जरा बंद कर देने पड़ दिए थे कि यार जरा अभी थोड़ी जो है ना वो सर्दी जो है वो काफी ज्यादा हो रही है. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है? ब्रेक की जानिब हमें पढ़ना है लेकिन उससे पहले अहमद अयूब साहब पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से क्या कहते हैं जी. In the end, what we regret most are the chances we never took. जबरदस्त. फ्रेजर क्रेन. ओह फ्रेजर क्रेन तो ये तो वो तो फ्रेजर मूवी का था मेरे ख्याल से. वैसे मैंने जो है ना ये वाला अहमद अयूब साहब जो आपने अभी ये कोट शेयर किया है, इन द एंड व्हाट वी रिग्रेट मोस्ट आर द चांसेस दैट वी नेवर टुक, मैंने इसको अपने ट्विटर पे भी लगाया था ऑन परहैप्स वन ऑफ द लास्ट डेज ऑफ माई जॉब. जो मेरी फुल टाइम जॉब के जो आखिरी दिन थे उसमें मैंने आई फाउंड दिस कोटेशन एंड आई रियली लाइक्ड इट. एंड या आई थिंक कितना जिंदगी में वो ऐसा होता होगा ना कि व्हेन यू लुक बैक इन हाइंडसाइट, आज दूसरी दफा ये वर्ड बोल रहा हूँ, बादियुन नजर में जो है
वो आप सोचते होंगे कि काश मैं जिंदगी में ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता है. मुझे लगता है कभी कभार हमारी जिंदगी जो है ना इन काश और काश के दरमियान ही जो है ना वो कहीं शायद खो सी जाती है. सो वेल, गिव योर लाइफ अ चांस और कुछ काशों में से एक काश जो है वो कम कर दें. वैसे काश और भी चीज होती है, लेकिन खैर चलें जी. ओके, थैंक यू अहमद, बहुत शुक्रिया. अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. अच्छा जी भाई, अभी तो ब्रेकिंग न्यूज जरा आपको बताते चलें डोनाल्ड ट्रम्प साहब के हवाले से. और सीन ये है दैट डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अभी थोड़ी देर पहले वो खिताब कर रहे थे मारा लागो. ये वो जगह है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बहुत ही जबरदस्त किस्म की रिहाइश गाह है, जहाँ पे वो रहते हैं मारा लागो में. और वहां से उन्होंने अभी ये अनाउंस किया है दैट ही इज फाइलिंग द नेसेसरी पेपर. इन फैक्ट ही हैज ऑलरेडी फाइल्ड द नेसेसरी पेपर्स टू रन फॉर द प्रेसिडेंट इन 2024. तीसरी बार डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो अमेरिका की सदारत के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं. यानी इससे पहले 2016 में, फिर उसके बाद 2020 जब वो अमेरिका के सदर थे, और अब 2024 के लिए भी जो है वो ये करने वाले हैं. जाहिर है मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई बहुत अब सीक्रेट वाली बात थी नहीं. इट हैड बिकम एन ओपन सीक्रेट दैट डोनाल्ड ट्रम्प का अपना पूरा इरादा है, अपना पक्का इरादा है. इवन दो गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले जो मिड टर्म इंतखाबात थे उसमें रिपब्लिकन पार्टी को जो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कामयाबियां नहीं मिली, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो कुछ बड़े लीडरान थे वो डोनाल्ड ट्रम्प को उसका जिम्मेदार जो है वो करार दे रहे थे. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की अभी भी जो है वो काफी बड़ी से है इन द पॉलिटिकल पार्टी. और अमेरिका का जो राइट विंग वोट है, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन वोट है, जो देहाती इलाकों यानी रूरल एरियाज का जो उनका वोट है, जो वोटर्स हैं वो अभी भी, और जो सफेद फार्म लोग हैं जनरली, उनमें कम पढ़े लिखे लोग, जाहिर है उनमें डोनाल्ड ट्रम्प अभी भी बड़े पॉपुलर हैं. और जो उनका मागा का नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सुर्ख रंग की कैप और उसमें व्हाइट से लिखा हुआ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी अभी भी जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट है. सो अब जो है उन्होंने मारा लागो में जो तकरीर की, फ्लोरिडा में है बाय द वे ये उनकी जो स्टेट, और उसमें उन्होंने अपने सपोर्टर्स से कहा कि अमेरिका's comeback starts right now. America's comeback starts right now. All right, डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है and I'm running for the president again. और उस पे जो है वो जोरदार तालियां बजी और ये जो है इस वक्त गेम ऑन हो गई है. अच्छा ओके, नई कैप इनकी नजर आ रही है, अल्ट्रा मागा. ओके सो चलें जी, डोनाल्ड ट्रम्प की गेम एक बार फिर से ऑन है. याद रहे जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो 2 दफा प्रेसिडेंट बन सकता है, ये बात याद रखिएगा. उनके जो आइन में ये बात है दैट यू कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट मोर देन 2 टाइम्स. और उसमें डोनाल्ड ट्रम्प एक बार बन चुके हैं, सो ही कैन पार्टिसिपेट 1 more time नाउ. हाउएवर याद रहे इन्होंने अभी सिर्फ अपनी इस इंटेंशन का जो है वो इजहार किया है, अभी सिर्फ अपनी इंटेंशन का इजहार किया है. हाउएवर असल में क्या होगा अभी तो ये है कि इनको प्राइमरीज से गुजरना पड़ेगा ना. और रिपब्लिकन पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो कि अभी अपनी, और मजीद लोग आएंगे जो कि अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि हम भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं. और इनके साथ जो है वो इनका मुकाबला होगा. और इनका जो ये मुकाबला होगा इनको कहा जाता है प्राइमरीज. ओके, ये वर्ड अब आने वाले दिनों में आप काफी सुन रहे होंगे. इनफैक्ट अगले साल, उसके अगले साल 2024 ये प्राइमरीज का जो होगा सिलसिला. और जाहिर है इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलरेडी 2 साल पहले अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करके अब अपने वो फंड रेजिंग शुरू करेंगे. ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प एक तो खुद भी बहुत अमीर आदमी है, बट अमेरिका में आपको पता है कि जो फंड रेजिंग है ये एक बहुत बड़ी वहां पे साइंस है. और जो डोनर्स को मैनेज करना, इसके लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, पैक्स यूज की जाती हैं, सुपर पैक्स, पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजन्स, ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं. इसमें छोटे छोटे लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, $20 भी होते हैं, $40 भी होते हैं. लेकिन द सुपर पैक्स आर देयर जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो कंट्रीब्यूशंस दे रहे होते हैं. सो अब ये फंड रेजिंग की गेम शुरू होगी. कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को जो मुकाबला दे सकता है इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी में प्राइमरीज में इज द गवर्नर ऑफ द फ्लोरिडा स्टेट, रॉन डिसैंटिस, जिन्होंने हाल ही में अभी पिछले हफ्ते ही अपना री इलेक्शन जीता है. ही वॉज री इलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा और बहुत ही जबरदस्त मार्जिन से, लिटरली ही स्वेप्ट असाइड द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट देयर
फ्लोरिडा अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है. स्विंग स्टेट मतलब ये कि कभी इस तरफ झुक जाती है, कभी उस तरफ झुक जाती है, लेकिन इस बार जाके उसने जो है वो बिल्कुल रेड वेव कम से कम फ्लोरिडा तक आ गई. उसका क्रेडिट जो है वो रॉन डिसैंटिस को दिया जाता है. नाउ दिस इज वन नेम दैट यू विल बी हियरिंग अ लॉट. अगले साल आप ये नाम अमेरिकन सियासत के हवाले से कम मेरे प्रोग्राम में तो बहुत सुन रहे होंगे, बाकियों का मुझे नहीं पता यार, लेकिन ये है सिलसिला. चलें जी, गुड हो गया. इसके अलावा चलें जी, देयर इज अ बर्थडे विश फॉर टुडे एंड द बर्थडे विश टुडे इज फॉर मरवा एंड मरवा इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. कौन सा वाले नंबर की है मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू मरवा फ्रॉम अबीर एंड हारिस. क्या बात है जी, जबरदस्त मरवा, हैप्पी बर्थडे. मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे आपको यार, खुश रहिए एंड विशिंग यू अ ग्रेट अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. ऑलराइट, तो 7:44 हो चुके हैं एंड वी आर फॉलोइंग दिस न्यूज अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है. ज़ाहिर ठीक है. इसके अलावा आगे चल के प्रोग्राम में हम जरा बात करेंगे यूक्रेन के क्राइसिस के हवाले से, बिकॉज यूक्रेन के क्राइसिस में एक एस्केलेशन आई है, और एस्केलेशन ये आई है कि कल रूस की जानिब से एक बहुत ही बड़ा हमला किया गया है, मिसाइलों का हमला किया गया है यूक्रेन पर. मिसाइलों की बारिश की गई है, जिसमें से कुछ मिसाइल्स वर ब्रॉट डाउन, उनको तो गिरा दिया जो उनकी मिसाइल शील्ड है, लेकिन बहुत सारे जो मिसाइल हैं उन्होंने जाके यूक्रेन की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक बार फिर से हिट किया है. एक बड़ी तादाद में यूक्रेनियंस आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर राइट नाउ. रिमेंबर द विंटर्स हैव स्टार्टेड एंड यूक्रेनियन विंटर्स आर प्रीटी हार्श. लेकिन इन मिसाइलों में जो एक मिसाइल जो है, अब वो पता नहीं, लेकिन एक यूक्रेन और पोलैंड की बॉर्डर के करीब पोलैंड के इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ है. कहते हैं जी एक मिसाइल गिरा है आके, रूसी मिसाइल है, यानी रूसी साख्त का मिसाइल है, रशियन मेड मिसाइल है. ये नहीं पता कि ये मिसाइल किसने फेंका है, क्या ये मिसाइल रूस ने फेंका है या यूक्रेन ने चला दिया, जो भी हुआ है, लेकिन 2 अफराद पोलैंड के मारे गए. नाउ हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट, ये जरा इस पर आगे चल के जो है ना वो जरूर हम प्रोग्राम में विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट. और जबरदस्त ये हम कर लेते हैं काम. अभी मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन अरे भाई जबरदस्त एक और हैप्पी बर्थडे विश आई है. एंड नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल वन एज वेल. शायान का मैसेज आया है और कहते हैं टुडे इज अम्मीज बर्थडे. आई वांना विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अम्मी, टू दादी इन फैक्ट, फ्रॉम रोहान एंड हमदान आल्सो. ऑलराइट, तो शायान की तरफ से भी और अरूसा आंटी को हैप्पी बर्थडे, रोहान और हमदान की तरफ से भी. तो चलें जी, ग्रेट. आई एम प्रीटी श्योर शायान विल pass on this message to Arusa aunty. So thank you Shayan for sharing that and happy birthday to her. May she live long with good health and prosperity. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. I'm pretty sure मेरे पास तो जंग अखबार नहीं है, लेकिन जंग में तो आज सबसे बड़ी लीड जो है वो कल शाज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में ये जो घड़ी कोई उमर फारूक साहब ने खरीदी है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इमरान खान से उन्होंने तोशा खाना वाली एक घड़ी है जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने तोहफे में दी थी. ज़ाहिर है वो एक बड़ी खबर है. PMLN, मेरा मतलब है जियो ग्रुप जो है, जियो न्यूज़, उस पर अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रहा है. ज़ाहिर है जो कि PMLN जिसको चढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, और PTI का ज़ाहिर एक अपना मौक़िफ़ है. और ज़ाहिर है मेरा तो ये ख्याल है जी कि PMLN शुड गो एंड फाइल अ रेफरेंस अगेंस्ट इमरान खान ऑन दिस तोशा खाना थिंग एज वेल. इस पे भी कोई अच्छी सी दफा लगा के उनके खिलाफ पूरी इस पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाएं कि ये मामला आखिर अगर है तो है क्या वाकई तोशा खाना के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चीज़ तो यही देखनी है ना कि यार क्या कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, और गेम आखिर जो है वो इसमें हुई क्या है. ठीक है, मैं अभी हमारे जियो के दोस्त हैं अब्दुल्ला साहब, उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये मामला है क्या, लाइक व्हाट इज द केस. क्या ये इखलाकियात वाला इशू है, क्योंकि मैं लाहौर के हमारे ग्रुप में हमारे दोस्त सुबह एक बात कर रहे थे और वो इखलाकियात पे ही बात कर रहे थे कि यार कोई और कर रहा होता तो खान साहब बहुत शोर मचाते या PTI वाले बहुत शोर मचाते. तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज दी केस. ये एक्चुअली इस वक्त जो है ना सारा का सारा सवाल है. बिकॉज ज़ाहिर है पाकिस्तान के तोशा खाना से गिफ्ट जो है वो अपने रखना, इसमें कोई हर्ज नहीं है एज लॉन्ग एज द लॉ इज बीइंग फॉलोड. PTI इस बात पे बड़ा फख्र करती है कि हमने तो 20% से बढ़ा के मार्केट वैल्यू की जो है वो 50% कर ली. मेरे ख्याल से जो इसमें वाहिद चीज मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि इनिशियल वैल्यूएशन जो इसकी की गई थी वो कम थी, और जो अभी जो करंट वैल्यूएशन बता रहे हैं ये तो दुबई में अभी रीसेंट वैल्यूज की बता रहे हैं. आई थिंक अभी हाल ही में इन्होंने कोई वैल्यूएशन कराई है जो कि पता नहीं कितने $1 मिलियन बनकर आ रही है. तो कुछ इस तरह का केस बन रहा है. बाकी मैं अभी तक जरा समझने से कासिर हूँ. फिर हमारे एक दोस्त कह रहे थे यार मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है या मिस डिक्लेरेशन हुई है, फिर कहीं पे नॉन डिक्लेरेशन है. वल्लाह आलम, हकीकत क्या है हमें नहीं पता. आगे बढ़ते हैं जी. शहबाज शरीफ जो हैं वो कोरोना में मुब्तला हो गए हैं और दौरा कराची उनका जो है वो
मुलतवी हो गया है और चलें जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत दे, आमीन. आगे बढ़ते हैं. एक अखबार का क्या लिखना है जी. इत्तेहादी और अपोजिशन तैनाती को मुतनाज़े ना बनाएं. किसका कहना है? ओहो भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है ये. कराची में आपको पता है कि इस वक्त दिफाई नुमाइश हो रही है, जिसके चक्कर में हमारे बिल्कुल जो है ना वो ट्रैफिक का बिल्कुल तबाही फिर गई है. लेकिन बहरहाल नुमाइश हो रही है, ठीक है. एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया है एक्सपो सेंटर कराची को और बहुत सारे कंटेनर्स जो हैं वो ला के लगा दिए गए हैं यहाँ पे. क्या कहते हैं जी, बिलावल का डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब किया. कहते हैं निजाम नहीं चल रहा, खान साहब की सियासत आज तक उसी तैनाती के इर्द गिर्द घूम रही है. दुनिया से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, सेहत आमा में सिंध आगे है. सही है जी. और इसके अलावा और क्या है जी, फौज अभी तक फौज ने आर्मी चीफ तकर्री के लिए नाम नहीं भेजे. डेडलॉक कैसा? नून लीग का कोई फेवरेट नहीं. 18 या 19 के बाद इस पे मुशावरत शुरू होगी. ठीक हो गया. चलें जी. ख्वाजा आसिफ सच बोलने वाले आदमी है, यकीनन सच बोला होगा यहाँ पे भी. और हम ये भी मान लेते हैं कि वाकई शहबाज शरीफ साहब लंदन में खाना वाना खाने गए हुए थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं? कराची में बल्दियाती इंतखाबात, नहीं वो नहीं कहते, ये सिंध हाई कोर्ट में जो है वो बल्दियाती अच्छा नहीं सॉरी नहीं. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है. सिक्योरिटी इदारों ने इनकार कर दिया. ऑर्डर वही होना चाहिए जिस पर अमल हो सके. फोर्सेस सैलाब ज़दा इलाकों में मसरूफ, सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते. वफाकी वजारत दाखिला का भी यही कहना है. वोटर को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना मसला है. कमीशन ने खुद कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से रब्ता किया. सिकंदर सुल्तान राजा का ये कहना है. तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अच्छा हाफिज नईम साहब कहते हैं जी मामला जो है वो नियत का है. मुतासरीन तो अपने घरों को चले भी गए हैं. वकील पीटीआई का ये कहना है कि ये इख्तियारात की मुंतकली ही नहीं चाहते. तो ये अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये आई थिंक सिकंदर सुल्तान राजा का ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू और आपने देख लिया है. ये सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुझे ऐसा लग रहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाएंगे और फैसला महफूज हो गया. और आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो कोई इस हवाले से कोई बयान दे सकें. ओह एक और नून लीगी का वॉइस नोट आया मेरे पास, सुनता हूँ भाई मैं अभी. ठीक है. इमरान खान कहते हैं साल बाद भी इलेक्शन हुए तो जीत जाएंगे. नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगवा कर मुझे नाअहल करवाएंगे. शहबाज शरीफ करेंगे वही जो नवाज शरीफ कहेंगे. क्या अखलाकी तौर पर यह होना चाहिए? इंसाफ मिलेगा तो सबको इंसाफ के निजाम पर एतमाद होगा. लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक पर खिताब. ओके, हुक्मरानों की नजरें अपनी पैसे पर लगी हुई हैं. बहरहाल ये इनकी जलसे वलसे तकरीबन चल रही हैं और लेट्स सी आगे क्या रहता है सिलसिला. चीन का ये कहना है कि दासू दहशतगर्द हमले की तहकीकात बहुत अहमियत की हामिल हैं. पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की भरपूर हिमायत रखेंगे. ज़ाहिर है आप जानते हैं कि 4 जुलाई दासू में एक बस पर हमला हुआ था जिसमें टारगेट किया गया था और बड़ी तादाद में वो जो है हलाक भी हुए थे. कुछ उसके हवाले से कुछ खबरें वगैरह सुनने में आई हैं कि लोग जो पकड़े गए थे वो एस्केप हो गया है, जो मेन सहूलतकार कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है. आइडियाज 2022 पाकिस्तानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल आलमी मार्केट में फरोख के लिए पेश. जहाज से ताका जाने वाला मिसाइल हर मौसम में कारगर. 290 किलोमीटर तक दुश्मन की तंसीबात को इंतहाई महारत से निशाना बना सकता है. ओके, इसके अलावा कराची बम धमाकों में मुलविस कलदन तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार. ओके, मेराउन टाउन में ये छापा मारा गया है. और क्या सीन है. आर्मी चीफ का पीएमए काकूल और बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का दौरा. शुहदा की यादगार पर फूल. ठीक है जी, आप जानते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ ब्रेक पे जाना है यार. आर्मी चीफ अलविदाई दौरे कर रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं जी. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. सुबह 8:08 हो चुके हैं और जरा खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. चलें जी, अभी सीन क्या है. सीन ये है दैट पाकिस्तान टीम जो है वो वापस आ गई है जी और बिल्कुल अब अपने अपने शहरों में जो है वो पहुंच गए हैं. बिकॉज जब टीम हारती है ज़ाहिर है आपको पता है कि अपने अपने इलाकों में जो है वो वापस आया जाता है. तो कुछ यही वाला सीन हुआ है और नेचुरली reactions have been positive and all. The team will be having a couple of बल्कि अब couple of weeks भी नहीं कह सकते बल्कि उससे पहले ही जो है आप जानते हैं कि अभी टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट हो जाएगी और टेस्ट टीम की जो अनाउंसमेंट होगी नेचुरली इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां आएंगी. बहुत सारे खिलाड़ी जो कि काफी अरसे से ज़ाहिर नेशनल कलर्स में आपको नजर नहीं आए. We would be able to see them and लेकिन एक तब्दीली कहते हैं कि इंग्लैंड के दौरे के लिए, जो इंग्लैंड का दौरा है पाकिस्तान है, इसमें की जा सकती है. और ये कि जो कल इत्तेफाक से मैं अपने शो में बात कर रहा था कि यार पिंडी में जो इस वक्त सियासी हालात हैं, क्या ऐसा होते हुए
ये पिंडी टेस्ट मैच 1 दिसंबर से होस्ट कर सकता है. तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज अबाउट टू टेक अ कॉल ऑन दैट, एंड दैट कॉल इज दैट पिंडी में होने वाला पहला टेस्ट मैच जो है उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा कराची में. सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी देयर विल बी 2 टेस्ट मैचेस दैट विल बी प्लेड इन कराची, और पहला मैच और तीसरा मैच, और अब ये देखते हैं कि क्या रहता है सिलसिला, और लेट्स सी. चलें जी, ओके. इसके अलावा ये मेरे ख्याल से आज या कल में इसका अनाउंसमेंट जो है ना वो हो जाना चाहिए. आई थिंक दिस विल बी वेरी अनलकी फॉर द पीपल ऑफ रावलपिंडी कि वो दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम को जो है वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम्स को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे. बट लेट्स सी, हो सकता है तीसरा टेस्ट फिलहाल वहां पे अवॉर्ड कर दें, फिर देखते हैं हालात कैसे होते हैं. बिकॉज तीसरा टेस्ट होते होते तकरीबन कोई दिसंबर का मिड और दिसंबर का लास्ट वीक तो ज़ाहिर हो ही जाएगा. सो या चलें जी. और क्या खबर है? पैट कमिंस का IPL खेलने से गुरेज. अच्छा, पैट कमिंस की भी एक खबर आई है और कहते हैं जी बैनुल-अक़वामी मसरूफियात की वजह से उन्होंने कहा है कि जी वो IPL में नहीं खेलेंगे. इसके अलावा सैम बिलिंग्स के बारे में भी कल सुनने में आया है कि सैम बिलिंग्स जो है वो भी IPL में एक्शन में नजर नहीं आएंगे. एक और कोई प्लेयर था यार जिसका मैंने सुना था कि वो भी IPL कह रहा है कि मैं जो है ना वो नहीं खेलूंगा. बट खैर चलें जी, ओके. इसके अलावा यार फुटबॉल के हवाले से जरा बात करते हैं ना भाई. फुटबॉल में देंगे वर्ल्ड कप फुटबॉल तो चलें अपनी जगह है, लेकिन लेट अस टॉक अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल. या वुड यू बिलीव आज पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो एक्शन में होगी. किधर है यार, किधर है खबर इसकी? अखबार में मैं देख रहा हूँ, मैं अखबार के फ्रंट पेज में. बहुत अफसोस की बात है यार कि इसका जो है ना वो जिक्र नहीं आया हुआ. बिकॉज यार ये कोई आम मैच नहीं है फुटबॉल का. आपको पता है कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम जो है तकरीबन कोई 3.5 साल के वक्फे के बाद आज जो है वो पहला अपना फुटबॉल मैच खेल रही होगी. और इसके पीछे पूरी स्टोरी है, यू गाइस नो अबाउट दैट. यानी पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन के झगड़े और ये सारी बातें, ये पंगे, ये सारे इश्यूज. सो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, आपको पता है, इट वाज सस्पेंडेड बाय फीफा. फिर उसके बाद कुछ लोकल तब्दीलियां की गई, डोमेस्टिक तब्दीलियां की गई, और उसके बाद फिर हुआ ये दैट नॉर्मलाइजेशन कमेटी एक बनाई गई. वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा ने की तरफ से बनाई गई थी, और फिर उसने जो है वो खेलों की या फुटबॉल की बहाली का पाकिस्तान में काम करना शुरू किया. उनको जो पाकिस्तान फुटबॉल हाउस है वो उनको लाहौर में कदाफी स्टेडियम की तरफ उसकी उनको जो है फिर पोजेशन जो है वापस कर दिया गया. मुझे नहीं पता अब तक उनको अकाउंट्स का पोजेशन मिला है या नहीं मिला है. लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड इज दैट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो अब क्लब्स की रजिस्ट्रेशन उन्होंने मुकम्मल की है. बहरहाल आई थिंक दे आर ऑन प्लान. अब इसके इलेक्शन प्रॉपर होने एंड देन वील हैव अ फॉर्मली इलेक्टेड बॉडी जो कि PFF को रिप्रेजेंट कर रही होगी. अब जो है जो एक और चीज होने वाली है वो ये होने वाली है कि पाकिस्तान की विमेन की, हाँ वो हो चुकी है, पाकिस्तान की विमेन की फुटबॉल टीम ने हिस्सा लिया था. अगर आपको याद है उसमें मालदीव्स की टीम को हमने जो है वो शिकस्त भी दी थी. आज पाकिस्तान की जो मेंस टीम है वो एक्शन में नजर आने वाली है 3.5 साल बाद. नेपाल के साथ हमारा मैच होने वाला है काठमांडू में, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:15 बजे, वहां के टाइम 5 बजे. अजीब सा मतलब नेपाल का 45 मिनट्स आगे. सो वहां के मुताबिक 5 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:15 बजे ये मैच है आएगा. कोई पाकिस्तानी चैनल तो इसको मेरे ख्याल से नहीं दिखा रहा, लेकिन इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नेपाल का एक टीवी चैनल जो है ना इस मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा होगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड in watching that, you can watch that game online. आप जानते हैं पाकिस्तान की फुटबॉल टीम में कुछ लोकल खिलाड़ी हैं, कुछ बाहर से खिलाड़ी जो हैं बुलाए गए हैं. There actually are a few players जिनको PFF टारगेट कर रहा है जो कि इस वक्त यूरोप के मुख्तलिफ, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं. लाइक they are based in Norway, they are based in other countries and all. और कोशिश ये की जा रही है कि इनको भी जो है वो पाकिस्तान को जो है ना वो खेलने के लिए लाया जाए. बट लेट्स सी क्या होता है. एलेक्स हेल्स है. अच्छा जी, मास का ये कहना है एलेक्स हेल्स इज द थर्ड पर्सन. अच्छा मेरे जहन में कोई और था, लेकिन बहरहाल चलें जी, कोई बात नहीं. एलेक्स हेल्स भी यानी IPL में हिस्सा नहीं ले रहा है. एलेक्स हेल्स PSL में हिस्सा ले रहा है वैसे, मेरे ख्याल से ले तो रहे हैं, बट ही मस्ट बी इन द ड्राफ्ट आई थिंक. इज ही इन द रिटेन्ड प्लेयर्स? ही शुड बी, व्हाई नॉट. चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट मुतज़ाद दावों से शाहीन की इंजरी का मामला उलझ गया. ओके, शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ तबसरा पढ़कर वसीम अकरम भरम हो गए. ओके, एक टीवी शो में गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान ने सोशल मीडिया सारिफ का तबसरा पढ़ने से गुरेज किया और खरी खरी सुना दी. अच्छा, ये एक
एक जर्नलिस्ट भी है, वो भी इमरान खान की सॉरी वसीम अकरम के बड़े जी जय जयकार करता है. अब पहले तो वसीम अकरम ने ब्लॉक किया हुआ था उनको, अब वो भी इनके खिलाफ ही बातें कर रहा होता है, तो उस पर भी मेरे ख्याल से वसीम भाई को कुछ नजर डालने की जो है ना वो मेरे ख्याल से जरूरी है. ठीक है जी. और क्या सीन है, टीम डॉक्टर को ड्रेसिंग रूम से दूर रखने का इंकशाफ. ओए यार ये जो खबरें आ रही हैं ना. एनीवे, सीनियर क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट की जावेद से नहीं बनी. ओके, साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है. चलो खैर, ये तो पुरानी बात चल रही है यार. अच्छा जी, शाहिद आफरीदी का ये कहना है कि शाहीन की रिकवरी के लिए 2 से 3 माह दरकार होंगे. ऑलराइट, अब शाहिद आफरीदी ने हमारे शो में ये बात की थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ये चीज असर्टेन हो पाई है. हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक शाहीन ये सब करने के लिए. लेकिन बहरहाल चलें जी, जरा फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से मुख्तसरन बात कर देते हैं. टीमें जो है वो वहां पे ऑफ कोर्स पहुंचना शुरू हो गई हैं. इंग्लैंड की टीम जो है वो कतर पहुंच गई है. दे से दे आर वेरी एक्साइटेड टू गेट गोइंग, दैट इज वेरी नाइस. और इसके अलावा फ्रांस के लिए एक और धचका हुआ है. उनके फॉरवर्ड क्रिस्टोफर ओकोंकू जो है वो फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. ही हैज बीन रूल्ड आउट और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर फ्रांस, बिकॉज इससे पहले इनके 2 और खिलाड़ी पॉल पॉगबा और कॉन्टे जो है वो जिसे कहते हैं कि इसमें ऑलरेडी शामिल नहीं है इनके स्क्वाड में बिकॉज ऑफ द इंजरी. और इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो डिफेंडर हैं वगान, वो भी ही स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द इंजरी. सो दिस इज अ बिग हिट. ये जो फ्रांस की टीम है उनका कॉम्बिनेशन ज़ाहिर है उससे मुतासर होगा. इतने बड़े जो है वो उनके खिलाड़ी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे होंगे इंजरी की वजह से. इट्स गोना बी फन जी. पुर्तगाल की टीम जो है वो भी पहुंच गई है और एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आप जानते हैं, जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस जो कि ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों जो है उनका जो इंटरैक्शन होता है एट द ड्रेसिंग रूम, और उसमें ना कोई हागे ना कुछ है बल्कि कोल्ड सा हैंडशेक है जो कि ब्रूनो फर्नांडिस ने जो है वो रोनाल्डो की तरफ बढ़ाया है. यू नो द बैकग्राउंड, व्हाटएवर वी टॉक्ड अबाउट दैट यस्टरडे, द मोस्ट हाई प्रोफाइल फुटबॉलर्स इंटरव्यू इन रीसेंट टाइम्स जो कि ऑन एयर होगा एंड इट्स गोना बी सो मच फन टू लिसन टू. चलें जी, ग्रेट. अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अजील अजहर. सुबह 8:23 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग के दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या चलें जी, let us try to catch up on the tweets. Remember जी, 2 टॉपिक्स हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के. One is going to be about Donald Trump. Of course उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो एक बार फिर से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, अमेरिकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं. लेकिन अभी उन्होंने अपनी स्पीच खत्म किया है. 1 घंटा तवील उन्होंने जो है वो तकरीर की है अपने सपोर्टर्स से, तो वो बात करेंगे. इसके अलावा द रीसेंट एस्केलेशन इन द यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इस पर भी जरा हम बात करते हैं. क्या सीन है जी. जीशान बेग साहब का ट्वीट आया था. चौधरी रहमत अली साहब को याद कर रहे हैं, 125वीं बर्थडे उनकी. ही वाज बोर्न ऑन 16th of November 1897 और कहते हैं he was a Pakistani nationalist who was one of the earliest proponents of the creation of the state of Pakistan, credited with creating the name Pakistan, known as the originators of the Pakistan movement. A great leader, big leader, of course. Adil Kamar, thank you for sharing this article. Yes, Russian के खिलाफ NATO can get into the war, लेकिन it won't be that easy. इसमें बात करते हैं आगे चल के. शहजाद जोया साहब कहते हैं फॉगी मॉर्निंग और राइट. अली आदिल अवान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर. शायद हमारा पिंडी फिर पाकिस्तान इंग्लैंड मैच से महरूम रह जाए. या दैट वुड बी एन एब्सोल्यूट हार्ट ब्रेक, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग कि यार तीसरा मैच उनको देना चाहिए यार. वहां पे भी होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट, व्हाई नॉट. ओके जी, देन वी हैव गॉट नादिया फैसल कहती हैं a cold morning in Lahore. वालेकुम अस्सलाम, a cold morning there. All right, then we have got Zianwar Khan, Hassan Ashar Usman going to school. Please wish them good luck for today. They must have reached the school by now. ये मैसेज मैंने अभी देखा बिकॉज 1 घंटा पहले का ये मैसेज है. अब तो बच्चों का स्कूल भी शुरू हो गया होगा, बट बहरहाल मेरी गुड विशेस पहुंचा दीजिएगा. सबा आरिफ कहती हैं थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन. सबा कूल बडी कहते हैं कैलकुलेटेड व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 23 एंड इट्स प्रीटी इजी. Even if we lose 1 match from England and New Zealand, we are still qualifying, and these boards will be sending their B team since it's Pakistan. Let's hope we qualify. नहीं, ये आपको किसने कहा कि these boards will be sending their B teams?
ऑस्ट्रेलिया ने तो इस साल के शुरू में अपनी कोई बी टीम नहीं भेजी थी. एंड व्हाई डू यू थिंक दैट इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड विल बी सेंडिंग देयर बी टीम्स? नो, आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू एनीमोर. सो यस, ये बहुत टफ सीरीज होने वाली है. और आप एक टेस्ट मैच, मुझे तो इंग्लैंड के खिलाफ जो है ना वो ये सीरीज बहुत मुश्किल लग रही है जीतना. बट न्यूजीलैंड को हम लगता है फिर भी हरा दें शायद, लेकिन इंग्लैंड इज गोना बी टफ मैन, सीरियसली. ओके, और क्या सीन है? अताउर रहमान साहब ने एक ट्वीट शेयर किया है मुईद पीरजादा का और कहते हैं प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस. ओके, क्या कहते हैं जी? अच्छा, ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था ये बात. CNN has spoken to the widow and mother of Pakistani journalist Arshad Sharif who was shot dead in Kenya in unclear circumstances. We have also obtained both post-mortem reports from autopsies in Kenya and Pakistan. The Kenyan police story has many inconsistencies. Okay, चलें ठीक है. ये मैं सर जरा ऑनेस्टली अता साहब, मैंने ये खबर देखी नहीं थी, मैं इसको देख लेता हूँ और फिर मैं इस पे फिर कमेंट तभी करने की पोजीशन में होऊंगा. खलीलुल्लाह साहब, आई एम सो सॉरी, बच्चे अब तक स्कूल पहुंच गए होंगे. मैंने अभी आपको मैसेज किया. शहजाद नियाज साहब, गुड मॉर्निंग सर. पीर जहीर साहब, अच्छा जी, आपने अहमद का, हाँ बिल्कुल, अहमद ने कल ट्वीट किया, दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है. यू माइट नो, कल अक़वाम मुत्तहिदा के एस्टिमेट्स के मुताबिक कल येस्टरडे दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब क्रॉस कर गई है. इट टुक 11 years फ्रॉम द वर्ल्ड टू रीच फ्रॉम 7 बिलियन टू 8 बिलियन. अब आप कहेंगे oh my god man, things are pretty getting scary. लेकिन यार मैं आपको honestly बताऊं that the rate of growth of the world population is actually falling. So दुनिया के जो चंद ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले, जो पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करने वाले ममालिक रहे हैं, यार मुझे याद है ना, हमारी अपनी अपनी जिंदगी में दुनिया ये 5 अरब से 8 अरब पे पहुंची है. सो it has been a very fast process. But what is happening now, that as a lot of economies, जो developing countries की economies है, now that's where the population bulge was coming from. ये जो population का ज्यादती थी वो आ रही है. तो प्लीज डोंट थिंक कि दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो कोई 12 अरब या 14 अरब या 18 अरब तक पहुंच जाएगी. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस. दुनिया की पॉपुलेशन एक्चुअली इज रीचिंग अ टिपिंग पॉइंट. ये टिपिंग पॉइंट मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पर ना हूं तो आई थिंक ये 9.6 बिलियन है या 9.4 बिलियन कहा जाता है. दैट दिस इज द टिपिंग पॉइंट. और उसके बाद से द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्चुअली गोइंग टू गो डाउन. नाउ इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, चाइना का बहुत बड़ा फैक्टर है, इंडिया का बहुत बड़ा फैक्टर है. लाइक चाइना की आपको पता है अगले साल 2023 में, 2024 में, इंडिया, आई थिंक 2023 में, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. चाइना को वो पीछे छोड़ देगा बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग. यस, इट इज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज इट वाज, जितनी तेजी से ये पहले ग्रो कर रही थी. लेकिन अगर आप चाइना को कंसिडर करेंगे तो चाइना की इकोनॉमी, तो अब वो उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला टाइम था ना, वो पीछे रह गया है. चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज पॉपुलेशन इज गेटिंग ओल्डर नाउ. और चाइना के लिए बहुत बड़ा जो इशू बनने वाला है आइंदा आने वाले सालों में वो यही आने वाला है, टेकिंग केयर ऑफ दीज ओल्ड पीपल. क्योंकि चाइना में आपको पता है कि इमिग्रेशन वगैरह ये चीजें तो वहां पर होती नहीं है और इनको सूनर रादर देन लेटर ये काम करना पड़ेगा. दे वुड नीड पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कि वहां पर आएंगे. लेकिन दुनिया की पॉपुलेशन अब उसकी जो बढ़ने की ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. अगर आप इंडिया में भी देखें, जैसे जैसे इंडियन पीपल आर मूविंग इनटू द मिडिल क्लास, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट दे वर हैविंग, एक खातून के 6 बच्चे होते थे, अब वो जो है ना वो 2-2.5 पे नंबर आ गया, 3 पे नंबर आ गया है एवरेज अगर हम बात करें. बल्कि अगर आप सदर्न इंडियन स्टेट्स की बात करें, अभी मैं गार्जियन में बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें इंडिया में जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है कि नॉर्थ में अभी भी विमेन आर हैविंग मोर चिल्ड्रन एंड ऑल, लेकिन इंडिया का जो साउथ है, जिसमें तमिलनाडु है, जिसमें केरला है, जिसमें कर्नाटका है, जो कि थोड़ी प्रॉस्परस स्टेट्स हैं उनकी, वहां पे पीपल आर हैविंग लेस चिल्ड्रन. ऑफ कोर्स एक बहुत जबरदस्त कोरिलेशन होता है विद द इंक्रीज इन इनकम एंड हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन. सो वो चीज इंडिया में भी नजर आ रही है. आई एम प्रीटी श्योर समवेयर इन पाकिस्तान इट इज आल्सो हैपनिंग इन सम पॉकेट्स एंड ऑल, जहाँ पे जरा थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी. लेकिन गांव शॉव में तो अभी आपको पता है कि हालात अभी भी जो है ना वो ऐसे ही चल रहे हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अदील भाई मेरा मैसेज मिस कर दिया, फरी कहती हैं भाई बहुत मैसेजेस मिस कर दिए मैंने, आई एम सो सॉरी यार. सलमान काजी कहते हैं रूमर्स आर दैट गवर्नमेंट विल मेक अमेंडमेंट टू 1952 5th सेक्शन 176A. अच्छा, आप ये बिल्कुल ये एक आर्टिकल आया हुआ है, अभी असद साहब ने भी शेयर किया है मेरे साथ, और ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, ये डॉन के सोर्सेज ये बताते हैं कि हुकूमत जो है वो सरकारी अफसरान, आला सरकारी अफसरान की अपॉइंटमेंट के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से जो कानून है उसमें एक तरमीम करने वाली है और री अपॉइंटमेंट के वर्ड की जगह जो है
वो रिटेन का वर्ड जो है वो आला है, जिसका मतलब ये कि विद अ स्ट्रोक ऑफ द पेन द प्राइम मिनिस्टर कैन कीप ऑन गिविंग एक्सटेंशन टू एनीवन, बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त एक्सटेंशन देने का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, मिलिट्री खुद, या मगर हम मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी, जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, वहां से एक समरी चलती है और पता नहीं क्या क्या होता है. लेकिन अब एक कानून में हुकूमत तब्दीली करना चाह रही है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर अपने एक जुम्बिश कलम से किसी को जितनी भी एक्सटेंशन देना चाहें वो दे सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दीज. ये छोटे छोटे टाइम के लिए हुकूमतें इनको मिली हुई है, लेकिन ये ऐसे काम करके ना चले जाएं. दैट इज गोइंग टू हर्ट देम गोइंग फॉरवर्ड. दैट वुड come and bite them back. Let's see. अभी आपको हम लिए चलते हैं. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, 4:39 हो चुके हैं. चलें जी, जरा बात करते हैं तफसील से डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज अभी जो आज सुबह आई थी. खैर अब तो 1 घंटा हो गया उस खबर को आए हुए भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी अपनी तकरीर का जो है वो इख्तिताम किया. अभी भी नहीं, मतलब 15 मिनट पहले, 1 घंटा तवील उनकी ये तकरीर जो उन्होंने की थी. फ्लोरिडा स्टेट में उनकी एस्टेट है विच इज एट दिस प्लेस कॉल्ड मार-आ-लागो, और जहाँ पे उन्होंने जो है वो जाके तकरीर की. और उस तकरीर में उन्होंने जो है वो हस्बे तवक्को एक बार फिर से अमरीकी इंतखाबात में, सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है कि वो एक बार फिर से इसमें हिस्सा लेंगे. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, जो उनकी कैंपेन का स्लोगन था, एक बार फिर से उसकी गूंज जो है वो सुनाई दी गई. ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप अपने सदारती इंतखाबात हारने के बाद से, जब वो हार गए थे अब से 2 साल पहले जो बाइडन के हाथों, उसके बाद से थोड़ा अरसा, जैसे कि टिपिकली होता है कि अमेरिकी जो सदर होते हैं, देखो जब इलेक्शन हार जाते हैं जनरली तो वो फिर ठंड कर जाते हैं और चिल कर जाते हैं और फिर कहते हैं बस यार आई गिव इट अ गो बट आई फेल्ड. कुछ लोग हैं जिन्होंने दोबारा अटेम्प्ट की और 2 दफा उन्होंने हिस्सा लिया, दोनों दफा वो फेल हो गए. डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कुछ अरसे के लिए उन्होंने गोशानशीनी इख्तियार कर ली थी. आपको पता है कि उनको ट्विटर से भी जो है वो 6 जनवरी के बाद जो इंसरेक्शन की अटेम्प्ट की गई थी अमेरिका में, जो उनकी कांग्रेस पे हमला किया गया था, उसके बाद से उनको ट्विटर से भी जो है वो निकाल दिया गया था. उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया था ट्रूथ सोशल के नाम से, और वहां पे वो अपने कमेंट्स वगैरह देते रहते थे, बट उसको इतनी खास ट्रैक्शन वगैरह जो है वो ऐसी मिली नहीं थी. लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर उसके बाद मुख्तलिफ कैंपेन्स, तकरीरें करते रहते थे, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करते रहते थे. जाहिर है अमेरिका की अभी भी एक बड़ी पॉपुलेशन, आई एम नॉट सेइंग मेजॉरिटी, लेकिन खासकर डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स की मेजॉरिटी है वो अभी भी ये समझती है कि 2020 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप का मैंडेट चोरी किया गया था. स्टॉप द स्टील, वो ये एक नारा लेकर आए थे. तो अभी भी उनकी सपोर्ट बेस जो है डोनाल्ड ट्रंप की, वो स्टॉप द स्टील पे बिलीव करती है. दे थिंक कि जो 2020 के इलेक्शन का रिजल्ट था वो अनफेयर था, वो गलत था, उसमें धांधली की गई है, उसमें झूठ बोला गया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को हराने की कोशिश की गई है. अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ऑफिशियली एक बार फिर से अपना ऐलान कर दिया, और वो ही वाज ऑन द कैंपेन ट्रेल. बाय द वे, वो पिछले कई महीनों से कैंपेन ट्रेल में थे. आपको पता है अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात जो पिछले हफ्ते हुए थे, अब तो बल्कि कह सकते हैं, पिछले हफ्ते कह सकते हैं हम उसको, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ अपने हैंड पिक लोगों को एंडोर्स किया था कि भाई मैं इस बंदे को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे सपोर्टर्स जाके इसको जो है ना वोट करें, मेरे सपोर्टर जाके इसको वोट करें. सो वो ख्याल ये था कि दैट थिंग इज गोइंग टू डू वंडर्स. एक रेड वेव आने वाली है, और जब वो रेड वेव आ जाएगी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अगले ही दिन जो है वो अपनी सदारती अपनी ख्वाहिश का जो है इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर देंगे. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज दैट ये रेड वेव जो है ना ये नहीं आई, और बल्कि जो इनके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ वो तो ये हुआ कि जो सेनेट है, जो अपर हाउस है अमेरिका के कांग्रेस का, उसमें तो बल्कि मेजॉरिटी रिटेन करने में कामयाब हो गई है डेमोक्रेटिक पार्टी. एक रन ऑफ होना है जॉर्जिया में, और उस रन ऑफ के बाद तो हो सकता है कि वो एक्चुअली दे वुड एंड अप डूइंग बेटर. अमेरिका में एक बहुत तवील अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि कोई इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, यानी जो मौजूदा हुकूमत हो, उन्होंने इतनी
कम खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया है. वरना मिड टर्म इलेक्शंस में अमेरिका, मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था कि बिल क्लिंटन जैसा मकबूल प्रेसिडेंट जो है उसको जबरदस्त सुबकी उठानी पड़ी थी और उसको काफी जो है वो अपनी सीटें लूज करना पड़ी थी मिड टर्म इलेक्शन में. लेकिन जो बाइडन ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसमें कहा यह जाता है, उसके पीछे एक वजह यह बताई जाती है कि रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त डिवाइडेड है प्रो ट्रम्प और एंटी ट्रम्प में, और डोनाल्ड ट्रम्प की मौजूदगी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को एक्चुअली नुकसान पहुंचा रही है. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर डोनाल्ड ट्रम्प. देखिए एक और बात याद रखनी है आपको, मैं शायद ये सुबह भी जिक्र किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आखिर में, और वो ये है कि अमेरिका में आपने बोल दिया कि जी मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ. अच्छा अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है. इंडिपेंडेंट है, आप बोलो जी आप जब बैलेट पेपर छपेगा उसमें जो है वो आपका नाम भी होगा, आप ठीक है. लेकिन अगर आप रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको उसमें प्राइमरीज के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. प्राइमरीज का प्रोसेस क्या होता है कि उसी पार्टी के और लोग भी जो हैं वो आपके खिलाफ खड़े होंगे. बाकायदा आप कैंपेनिंग करते हैं, तकरीरें होती हैं, वोटिंग होती है, डिबेट्स होती हैं. पूरा एक प्रोसेस जो है ना, ये तकरीबन कोई 10 महीने का या 8 महीने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें तीसरे चौथे महीने के बाद 5वें महीने के बाद पता चल जाता है कि यार आखिर कौन जो है ना रिप्रेजेंटेटिव. तो न्यू हैम्पशायर, पहले एक आयोवा एक स्टेट है, वहां सबसे पहले उधर स्टार्ट होता है, कॉकस होती है, फिर न्यू हैम्पशायर में जो है वो प्राइमरीज होती हैं. और तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को अभी रिपब्लिकन पार्टी से अपने चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, अपनी ही पार्टी के चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा. ये जो सिलसिला है ये जाके शुरू होगा अगले साल जनवरी में, 2024 के जनवरी में, जब जो है वो प्राइमरीज इनकी शुरू होंगी. और उसमें कहते ये हैं कि जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं रॉन डिसेंटिस, एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग, ये नाम हम आगे साल में काफी सुन रहे होंगे, बहुत मकबूल गवर्नर हैं. और कहा यह जाता है कि शायद इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के सर्कल्स में अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कोई टक्कर देने वाला बंदा है तो वो रॉन डिसेंटिस नामी एक आदमी है, और जो गवर्नर फ्लोरिडा के हैं, और उनसे इनका मुकाबला हो सकता है. इट्स गोना बी फन ऑफ कोर्स. किसी ने सुबह ट्वीट किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र आप में एक एनर्जी सी ले आता है, बट या आई थिंक आई रियली एंजॉय अमेरिकन पॉलिटिक्स, और उसमें डोनाल्ड ट्रम्प एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है. बट मैन आई वाज लिसनिंग हिम स्पीक राइट नाउ. Donald Trump is 76-year-old man. I mean, by the time he will take part in the election, जब अगले इलेक्शन जिसके लिए वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हिस्सा लेने के लिए जो है वो पर तोल रहे हैं, he would actually become 78 by then. But he is pretty healthy for a 76-year-old man. Seriously यार, ये अमेरिकन से कुछ सीखे ना ये चीज जरूर सीखे यार, हेल्दी कैसे रहते हैं यार ये लोग इस उम्र में आके भी. सो चलें जी, ये है चीज. एंड अगर मैं गलती पर ना हूं, सो बाय द टाइम ही विल बिकम द प्रेसिडेंट, ही वुड एक्चुअली बी परहैप्स, अगर वो प्रेसिडेंट, वैसे अगर आप मुझसे पूछना अभी तो चांस मुझे लग नहीं रहा कि वो प्रेसिडेंट बन पाएंगे, लेकिन ही मे एक्चुअली बीट जो बाइडन टू बिकम द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इन द अमेरिकन हिस्ट्री. बट बहरहाल बिकॉज जो बाइडन इज 79 बाय द वे. जो बाइडन की तो अब उम्र दिखना शुरू हो गई है यार, वो बाबा जी थोड़े तुम सही लगते हैं अब, लेकिन फिर भी अभी बाली में मौजूद हैं, तो कभी वो मिल रहे थे, सुबह तस्वीर रिलीज हुई है उनकी, वो बैठे हुए थे पोलिश सदर के साथ वहां पे. तो चलें इस पे बात करते हैं, अभी जरा यूक्रेन की जंग के हवाले से बात करेंगे हम वापस आके. फिलहाल जो है वो खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है उन्होंने अपने इलेक्शन में हिस्सा लेने, सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर से इजहार कर दिया है. एंड लेट्स सी, इट्स गोना बी फन. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो. सुबह 8:53 हो चुके हैं. जल्दी से कुछ बात करते हैं G20 समिट के हवाले से. G20 दुनिया के 20 अहम तरीन बड़ी इकोनॉमीज एंड ऑल. नो वी डोंट लाई इन दैट. आपको पता पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन खैर G20 समिट इस वक्त बाली इंडोनेशिया में हो रहा है, और दुनिया के 20 बड़े लीडरान जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर वन गाय विच इज व्लादिमीर पुतिन. व्लादिमीर पुतिन इज नॉट देयर बिकॉज आपको पता है कि वो वहां पर जाएगा तो उसको इतना अच्छा रिसेप्शन वहां पे मिलने नहीं वाला. आपको पता है G20 समिट शुरू होने से पहले ही जो लाइमलाइट हासिल कर ली थी वो जो बाइडन और शी जिनपिंग ने थी. इन दोनों की पहली बार फेस टू फेस मुलाकात हुई और बहुत ही दोनों के दरमियान अच्छी और प्यारी बातें हुई. आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के दौर से अमेरिका ने चीन पे कुछ पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी, कुछ तिजारती पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी. डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़े बड़े इल्जाम चीन पे लगाए थे, कहा था कि जो तुम स्पाइंग करते हो, एस्पियोनाज करते हो, और तुम जो हो वो हमारी इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज भी करते हो, हमारी गलत तुम्हारी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं एंड ऑल, अमेरिकन मार्केट खुली हुई है, तुमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई एंड ऑल. ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रम्प का. और डेमोक्रेट जब आए तो जो बाइडन का भी कोई इतना मुख्तलिफ चीन की तरफ जो है वो नुक्ता नजर नहीं था, वो डोनाल्ड ट्रम्प की काफी सारी बातों से अग्री करते थे. लेकिन अभी जो मुलाकात हुई है उनकी डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, जो बाइडन की, जो शी जिनपिंग के साथ,
उसमें मामला जो है वो काफी मुख्तलिफ नजर आए और मुख्तलिफ इस अंदाज से जो है वो नजर आए हैं। वो ये है कि बड़ी अच्छी तरह प्यार मोहब्बत से दोनों ने जो है वो बातचीत की, बल्कि इनफैक्ट जैसे ही शी जिनपिंग साहब वहां पर आए तो उसने कहा oh, I finally got to see you again for the first time नहीं I finally get to see you, इस तरह उन्होंने जो है ना वो बात की, उनसे दोस्ताना बात हुई। और इसके बाद जो बाद में बयानात भी आए हैं बड़े रिकंसिलिएटरी और बड़े दोस्ताना किस्म के कि हम चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात तो चाहते हैं, वी डू नॉट वांट एनी न्यू कोल्ड वॉर टू स्टार्ट एंड ऑल। और शी जिनपिंग की जानिब से भी अच्छी ये दैट्स गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ऑल। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, दे शुड नॉट बी ऑन द फाइटिंग कोर्स और कहते हैं ना क्लैश उनका आपस में नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 ठीक है। फिर G20 समिट हुई जिसमें नरेंद्र मोदी साहब भी मौजूद थे। अच्छा, दुनिया भर के लीडर एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये सब हो रहा है। और मोदी साहब ने अपनी शान में एक इवेंट वहां पे रखा हुआ है, वहां पे इंडियन जमा हुए में, इंडियन डायस्पोरा आई हुई है बाली में और मोदी मोदी नारे लग रहे हैं, मोदी साहब स्टेज पे खड़े हुए। और यार वैसे ये भी बंदा है यार, वैसे सीरियसली जो भी है यार है बंदा, खैर चले एनीवे। लेकिन आज गेम ऑफ हो गई बिकॉज आज जितनी बड़ी कमिटमेंट्स थी G20 मेंबरान की, खासतौर से जिसमें अमीर तरीन जो गोरे ममालिक हैं, उन्होंने सारी मीटिंग्स अपनी कैंसिल कर दी बिकॉज नाउ इस वक्त वो सर जोड़ के बैठ गए हैं। बिकॉज कल रात एक डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से अब सब ये कह रहे हैं कि यार व्हाट टू डू नाउ। हुआ ये है कि कल रूस की तरफ से मिसाइलों की एक नई बारिश हुई है यूक्रेन की ऊपर, और उसमें उन्होंने यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर से टारगेट किया। तो हो यही रहा है, रूस हमला करता है, बिजली चली जाती है, फिर यूक्रेन को जल्दी जल्दी काम करता है, बिजली बहाल करता है, रूस फिर हमला कर देता है। ये वाली गेम जो है ना इस वक्त चल रही है वहां पे। ज़ाहिर है ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है बिकॉज विंटर्स आर अबाउट टू स्टार्ट। वी नो यूक्रेन इज अ वेरी कोल्ड कंट्री और यहाँ विंटर्स में काफी शदीद बर्फबारी और शदीद सर्दियां होती हैं, तो बिजली के बगैर ज़ाहिर है लोगों के लिए थिंग्स आर गोइंग टू गेट प्रीटी टफ फॉर द पीपल एंड दिस इज द रशियन स्ट्रेटजी। इस पे हमने बात की थी कि वो इनको थका देना चाहता है, वो इनके आसाब शल कर देना चाहता है, उनको उनका मोरल डाउन कर देना चाहता है लोगों का, यूक्रेनियंस का। अच्छा, इसमें आपको ये भी पता है कि पिछले हफ्ते रूस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने कहा था दैट दे आर पुलिंग आउट ऑफ हेरसोन। हेरसोन एक शहर था, एक बड़ा शहर था जिस पे रूस ने कब्जा कर लिया था गालिबन मार्च या अप्रैल के महीने में, और उन्होंने ऐलान ये किया कि जी हम इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। तो इसको रूस की एक शिकस्त और यूक्रेनियन मिलिट्री की, यूक्रेनियन हुकूमत की उसको एक बड़ी फतह जो है वो गर्दाना जा रहा था। तो जहां यूक्रेन में वो सेलिब्रेशन चल रही थी, हमने ये देखा कि रूस ने उसके बाद ना सिर्फ कीव जो कैपिटल है बल्कि लीव जो एक और जो बड़ा शहर है वहां का, और एक दो और बड़े शहरों में जो है उन्होंने जो है वो एक साथ काफी सारे हमले किए हैं। और उसमें पंगा ये हो गया कि इसी दौरान जब रूस के मिसाइल जो हैं वो आके गिर रहे थे यूक्रेन के ऊपर, उस वक्त एक धमाका हुआ पोलैंड के अंदर। यूक्रेन की और पोलैंड की बॉर्डर मिलती है, अगर आपको यार दोनों मुल्कों ने यूरो भी साथ होस्ट किया था, तो पोलैंड के अंदर जो है ना वो धमाका हो गया और पोलैंड के इस धमाके में 2 बंदे जो है मारे गए। अब इसमें पंगा कहाँ हुआ है? पंगा ये हुआ है दैट ये जो मिसाइल है ये रूसी साख्त का था। अच्छा, रूसी साख्त का मिसाइल होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि रूस ने इसको फायर किया था, बिकॉज यूक्रेन भी जो मिसाइल यूज करता है वो रशियन साख्त के ही मिसाइल होते हैं, बहुत सारे मेड इन रशिया मिसाइल भी होते हैं। अब सीन ये हुआ है कि पोलैंड जो है ना वो है नेटो का हिस्सा, ठीक है जी। आप जानते हैं नेटो जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है, और वो मिलिट्री अलायंस ये कहता है, उसका गालिबन आर्टिकल 4 है ये, जो ये कहता है कि अगर किसी एक फरीक पर हमला किया गया तो बाकी सारे फरीकों पे हमला कंसिडर किया जाएगा। मिलिट्री अलायंसेस जनरली इस तरह के होते हैं, अगर आपको याद हो तो मिसाक मदीना भी कोई इसी तरह का हमला था, नहीं मतलब इस तरह का वो था कॉन्ट्रैक्ट था, अग्रीमेंट था कि एक पे हमला हुआ तो बाकी सब फरीकों पे हमला समझा जाएगा। तो यही नेटो का भी जो है ना बुनियादी जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है वो यही है। अब पोलैंड पे गिर गया मिसाइल। अच्छा, पोलैंड तो कहता है भाई ये तो रूस की तरफ से हुआ है, रूस के सफीर को बुला लिया, जवाब दो कैसे हुआ। रूस कह रहा है भाई हमने नहीं किया यार, हमने क्या, प्रूफ करो हमने किया ये। तो ये अभी मामला जो है ना जरा फंस गए, लेकिन एक नेटो मुल्क पे जो है ना वो इस पे हमला हो गया। सो दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज एन एस्केलेशन, यानी इस पूरे मामले में इजाफा कंसिडर किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इस पे नेटो ममालिक का जो है ना, जिसमें जा रहा है अमेरिका इनका अब्बू है, उसका क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। दैट रिमेन्स टू बी सीन। हो सकता है कि आज कल में ही जो है ना वो आपको जिसके हवाले से कुछ ना कुछ डेफिनेटली सुन रहे हो, आज ही सुन रहे हो कुछ इस हवाले से बाली से स्टेटमेंट, बिकॉज ज़ाहिर है ऋषि सुनक हुए, ये हुए, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हुए, ये सारे लोग जो हैं ये इस वक्त बाली में ही मौजूद हैं, और वहीं से जो है ना वो कुछ ना कुछ आपको सदा या आवाज जो है वो सुनाई दी जा सकती है। सो लेट्स सी। मैं समझ रहा था कि ऑयल प्राइसेस में इसके बाद बड़ा इजाफा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऑयल प्राइसेस आर स्लाइटली डाउन। सो इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, ठीक हो गया। ओके गाइस, अब वक्त आ गया कि आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हमारे दोस्त एलेक्स साहब हांगकांग में प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, इलियास साहब, थैंक यू सो मच सर,
आप रोजाना मैसेज करते हैं प्रोग्राम में, मैं शामिल तो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी नेवरदलेस थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अब वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. सो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.